वेलकम बैक टू द क्लास। कल क्वेश्चन हो गए थे 4, आज क्वेश्चन चलेगा क्वेश्चन नंबर 5। कल एक बार बताई थी मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पहले किया था। उससे पहले क्या किया था हमने, सिंपल वाले क्वेश्चन किए थे। और उसके बाद में कल एक चीज़ सीखी थी हमने, अधिमूल्य, प्रीमियम जिसको बोलते हैं, और बट्टे का मैंने बोला था आगे कोई क्वेश्चन आएगा तब उसके बारे में बताएंगे, है ना। आज प्रीमियम वाला क्वेश्चन रहेगा। दिखाओ जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 5 लाख समता अंशों को 5 रुपये अधिमूल्य पर, ये 5 रुपये अधिमूल्य है ना, ये अधिमूल्य क्या है, ये प्रीमियम है, पर क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित किया है। इन अंशों पर देय राशि निम्न प्रकार से देय हैं। आवेदन पर 4 रुपये, आवंटन पर 8 रुपये अधिमूल्य सहित है। प्रथम मांग पर 3 रुपये। सभी अंशों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए और सभी राशियाँ यथावत प्राप्त हो गई हैं। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस एक ही अमाउंट है इसमें अधिमूल्य वाली। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन्फॉर्मेशन में क्या है बेटा, इश्यूड शेयर है पहले। इश्यूड शेयर कितने हैं बेटा, 5 लाख, और एट द रेट ऑफ 10 रुपये वाला। एग्जाम में एक विशेष बात आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर यहाँ पे 5 लाख, ये तो दो बात है, अगर ऐसे लिखा है रुपये 5 लाख और एक बार ऐसे लिखा है शेयर 5 लाख, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ क्या है, मानो एप्लीकेशन पर 2 रुपये हैं, तो एप्लीकेशन अगर पहली कंडीशन में तुम देखोगे तो गलती से ये नहीं कर देना है 5 लाख का मल्टीप्लाई 2, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के 5 लाख रुपए होने चाहिए। यहाँ कितने शेयर है, 5 लाख, तो दूसरी वाली कंडीशन में तो तुम कर सकते हो बेटा कितना, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन पहले वाली कंडीशन में तुमको शेयर बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, 5 लाख रुपए के शेयर हैं जिसकी एक की कीमत कितनी, 10, इसे काटेंगे तो शेयर कितने हो जाएंगे बेटा, 50,000 शेयर। तो जब रुपए लिखे हो तो शेयर हमको बनाने पड़ते हैं। ये बात समझ गए, तो गलती नहीं करनी है एग्जाम में। बोलेगा वो रुपए 5 लाख लिखेगा या शेयर 5 लाख लिखेगा, ठीक है। अब इसमें कितने रुपए प्रीमियम पर है बेटा, ये एट प्रीमियम कितना अधिमूल्य है, 5%। 5% है, दिखाओ जरा क्या लिखा है, पर रुपए 5 रुपये अधिमूल्य पर है बेटा, 5 रुपया है। जब तक परसेंट का साइन ना लगाओ तब तक वो परसेंट नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन पे बताओ कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट पे, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है फर्स्ट कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल इतने रुपए हैं बस। देखो कितना हो गया, 8 4 12 और 3 15। मैंने बताया था कॉल्स का पैसा उतना होना चाहिए जोड़ने के बाद में जितने रुपए में शेयर इशू किया है। 10 का शेयर 5 रुपये प्रीमियम, मतलब 15 का इशू किया है, तो आज 4 और 8 12 और 3 15 हो गए। लेकिन इस 8 रुपये में 5 रुपये तो बेटा प्रीमियम के हैं और 3 रुपये किसके हैं, अलॉटमेंट के हैं। बात क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक। अब एंट्री बनाएंगे हम। एंट्री कैसे बनाएंगे, एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनेंगी, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 करके। एप्लीकेशन की एंट्री पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री, और फिर बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बना पाओगे दोनों एंट्री? मैं एंट्री नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा लिख के छोड़ दूंगा इसको, एंट्री ए और एंट्री बी। पहली एंट्री बनेगी बेटा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ, और दूसरी एंट्री बनेगी बेटा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। बात आ गई समझ में वाली। अब करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की एंट्री मैं बना देता हूँ बेटा, क्योंकि इसमें प्रीमियम आ रहा है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 कैपिटल के साथ में प्रीमियम आता है हमेशा, है ना। 3 रुपये की कैपिटल है, 5 का प्रीमियम है। प्रीमियम को प्रीमियम ना बोल के क्या बोलते हैं बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं। नरेशन कैसे बनाएंगे इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी या अमाउंट ड्यू। इसमें आगे भी लिख सकते हैं विद प्रीमियम, चाहो तो लिखो नहीं तो कोई बात नहीं। अब अमाउंट कैसे आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा बेटा 5 लाख का मल्टीप्लाई बाय 5, कैपिटल कितना आएगा बेटा 5 लाख का मल्टीप्लाई बाय 3, और टोटल पैसा कितना आएगा बेटा 5 लाख का मल्टीप्लाई बाय 8। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक, सबको क्लियर है, ठीक है। तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 4 लाख रुपये है ना, 40 लाख रुपये। और इसके बाद में ये कितना आएगा बेटा, 5 दिया 15 लाख रुपये, और ये कितना आएगा बेटा 25 लाख।
बात आ गई समझ में यहाँ तक। अब बैंक में पैसा मिलेगा हमको सेकेंड एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account, being allotment money कितने रुपए मिलेंगे हमको? 4 लाख, सॉरी 40 लाख। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, और फर्स्ट कॉल की पहले ड्यू एंट्री होगी। कैसे लिखेंगे इसको? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे इसको ऐसे, बीइंग शेयर, यही फर्स्ट एंड फाइनल है ना बेटा, इसको फर्स्ट एंड फाइनल भी बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, ये फर्स्ट एंड फाइनल बना सकते हैं इसको, है ना ऐसे। इसके बाद बैंक में पैसा मिलेगा, लेकिन अमाउंट कितने से रहेगी बेटा इसकी? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 से कितना हो जाएगा ये? 15 लाख रुपए इधर बेटा, इधर। बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा, लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। कितने रुपए मिलेंगे आपको सीधा? 15। बताओ बात आ गई समझ में? आसान है ना क्वेश्चन एकदम? ठीक। चलो छठा क्वेश्चन देखो। एक कंपनी की स्थापना रुपए 5 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ ही, इसका टोटल मिला के कैपिटल कितनी है? 5 लाख। अच्छा, अधिकृत पूंजी के बारे में मैंने शायद तुमको कल नहीं बताया था, कल एक क्वेश्चन में आया था अधिकृत पूंजी। आज बताता हूँ क्या होता है ये। जो 8% वाले 2000 पूर्वाधिकार अंशों में प्रत्येक 100 रुपये का तथा 30,000 समतांश प्रत्येक 10 रुपये का में व्यक्ति कंपनी के समस्त अंशों का निर्गमन किया गया। अंशों पर निम्न प्रकार भुगतान प्राप्त होगा: आवेदन पर, आवंटन पर, प्रथम मांग, अंतिम मांग पर। दोनों टाइप के शेयर का दे रखा है। समस्त अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनका यथावत आवंटन कर दिया गया है। याचनाओं की राशि भी समय पर प्राप्त हो गई है। कंपनी की पुस्तकों में रोकड़ पुस्तक व जर्नल में लिखा कीजिए और बताइए चिट्ठे में अंश पूंजी किस प्रकार दिखाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया है बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल। बताता हूँ अभी क्या होता है ना ये। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी या रजिस्टर्ड पूंजी बोलते हैं इसको, है ना, रजिस्टर्ड कैपिटल। जब भी कोई कंपनी बनती है तो कंपनी जब बनेगी तो उसका रजिस्ट्रेशन हमको कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन में हमको ये लिखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी मैक्सिमम कितने अमाउंट के साथ बिजनेस करेगी। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जितनी भी कैपिटल हम मैक्सिमम अमाउंट में लिखेंगे वही क्या रहेगी? हमारी अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी। कंपनी कभी भी अपने जीवन काल में इतने से ज़्यादा अमाउंट के साथ बिजनेस नहीं कर सकती है, ये उसकी लिमिटेड कैपिटल है। इससे ज़्यादा कैपिटल के साथ बिजनेस नहीं करेगी। अगर उसको इससे ज़्यादा कैपिटल के साथ बिजनेस करनी है तो वो एक बार फिर रजिस्ट्रेशन उसको कराना पड़ेगा अपनी पूंजी में परिवर्तन करने के लिए। बात आ गई समझ में? अब कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी तो ऐसी होती है, मानो उसने 5 लाख रुपये की पूंजी है उसके पास, अधिकृत पूंजी, 5 लाख से ज़्यादा का बिजनेस नहीं करना है। तो कोई कंपनी तो ऐसी होती है कि वो 5 लाख रुपए एक साथ इशू कर देती है, सारा पैसा कलेक्ट करती है। और कभी कभी कंपनी ऐसा करती है कि 5 लाख में से आधी पूंजी को इशू करते हैं, आधी पूंजी को संभाल के रखते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इशू कर देंगे। इस कंपनी ने सारी पूंजी को एक बार में इशू कर दिया है। अब ये जो पूंजी कितने रुपए की है? ये रुपए हैं कितने बेटा? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए की पूंजी है और ये पूंजी 2 टाइप के शेयरों में डिवाइडेड है, एक बार इक्विटी शेयर और एक बार प्रेफरेंस शेयर। देख के बताओ जरा कितना इक्विटी शेयर और कितना प्रेफरेंस है। बेटा ये 8% वाला पूर्व अधिकार को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, है ना। ये पूरा नहीं लिखा मैंने, प्रेफरेंस लिख के छोड़ दिया। ठीक है, आगे पढ़ो। 2000 है ये कितने हैं बेटा?
2000 और दूसरे वाले कितने हैं? प्रत्येक 100 का तथा अच्छा, एट द रेट ऑफ 100 रुपये का एक है। दूसरा वाला कितना है बेटा? 30,000 सबका अंश प्रत्येक 10 का। इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा इसमें? 30,000 और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का। अब बात समझो, एक उसने इस कैपिटल को दो तरीके से माना है कि उसमें कुछ शेयर तो इक्विटी शेयर है और कुछ शेयर प्रेफरेंस शेयर। दो ही टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है समता अंश, एक होता है पूर्वाधिकारी अंश। दोनों में डिफरेंस क्या है? समता अंश जो होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। ऐसे याद रखो, सैफ और समता, सैफ और स्वामी, है ना। तो जो वास्तविक स्वामी होते हैं वो समता अंशधारी होते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जो पूर्व अधिकारी होते हैं, पूर्व का मतलब पहले और अधिकार का मतलब जिनको बहुत सारे अधिकार मिले हों, इन अंशों से पहले अधिकार इनको प्राप्त है। अब किस किस चीज़ का अधिकार प्राप्त है? कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पाने का सबसे पहला अधिकार इनको है। कंपनी जब भी अंशों का शोधन करेगी, शोधन का मतलब पैसा वापस करेगी, तो सबसे पहला वापस पैसा इनको मिलेगा। और जब भी कंपनी समाप्त होगी तब भी कैपिटल किसकी वापस मिलेगी? सबसे पहले इनकी मिलेगी। कुछ पैसा बचता है तो इनको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल स्वामी होते हैं। स्वामी को ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और स्वामी को कम प्रॉफिट भी हो सकता है। स्वामी नुकसान में भी जा सकता है, फायदे में भी जा सकता है, तो ये स्वामी है। लेकिन इनका रेट फिक्स है, 8% का रेट है ना, तो इसको 8% के हिसाब से ही प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी चाहे 8 लाख रुपए कमा ले, लेकिन इसको 8% मिलेगा। इनका ये नुकसान है कि इनका प्रॉफिट जो फिक्स होता है कि तुमको इतना ही % मिलेगा, और इनको ये फ़ायदा भी है कि अगर प्रॉफिट कंपनी कमाए या ना कमाए, लेकिन इनको प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, है ना। मान लो कि किसी के पास 100 शेयर हैं, और कौन से वाले हैं बेटा? प्रेफरेंस वाले शेयर हैं, और ये लिखे हुए हैं 10% के हिसाब से, और इन शेयरों की जो कीमत है वो कितनी है? 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख के 100 शेयर खरीदे थे, कितने %? 10% वाले। तो कहने का मतलब है जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका 10% 1 लाख के अकॉर्डिंग इसको पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए इनके हिस्से में 1 ही लाख रुपए आ रहे थे, तो 1 लाख का कितने %? 10%। कितना रुपया हो गया बेटा? 10,000 रुपया इसको प्रॉफिट एंड लॉस का देना ही पड़ेगा। कंपनी किसी वजह से कमाती नहीं है 1 लाख रुपया, कंपनी ने कमाए सिर्फ 80,000 रुपये, तो कितने मिलेंगे इनको? 8,000 कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन 8,000 मान लेंगे नहीं, ये कितना लेंगे? 10,000 लेंगे अपना पूरा। इनको फिक्स है 10,000, लेकिन कंपनी कमा लेती है 1.5 लाख, तो इनको मिलने चाहिए 15,000, तो 15,000 कंपनी फिर इनको नहीं देगी, इनको 10,000 देगी फिर भी। तो जितना भी नुकसान है कौन झेलेगा? इक्विटी शेयर वाला। और जितना ज़्यादा फायदा हो जाए कौन के पास जाएगा? इक्विटी शेयर वालों के पास। लेकिन इनको पेमेंट सबसे बाद में मिलता है हमेशा। समझ गए? एग्जाम में हमेशा 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अंश कितने प्रकार के होते हैं समझाओ। तो 2 प्रकार के लिखने हैं आपको, पूर्वाधिकारी अंश और समता अंश। अगर डिफरेंस भी पूछ लेता है, पूर्वाधिकारी अंश और समता अंश में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस भी बताने हैं फिर तुमको। समझ गए वाली बात को? गुड। अब इधर समझो, ये वाले जब पैसे इशू करेगा, ये वाले शेयर इशू करेगा बेटा, तो 2000 शेयर है और 100 रुपये का एक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी बेटा? 2000 शेयर और 100 रुपये का एक, तो टोटल मिला के 2 लाख रुपये तो इससे मिलेंगे उसको। ये तो मतलब है इस बात का। और इधर 30,000 शेयर है बेटा और 10 रुपये के हिसाब से मिलेंगे, तो टोटल मिला के 3 लाख रुपए इधर मिलेंगे। 2 लाख ये रहे, 3 लाख रहे, दोनों को मिला के हो गए पूरे 5 लाख। उसने ऐसे कैपिटल को डिवाइड किया। बात आ रही समझ में आता? और अब इन सब को उसने मार्केट में इशू कर दिया है और पैसे मांगे अलग अलग। अब देखो कैसे पैसे मांगेगा वो। एप्लीकेशन पे उसने पैसे मांगे हैं, अलॉटमेंट पे मांगे हैं, फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांगे। बताओ जरा इक्विटी शेयर के कितने पैसे हैं और 8% प्रेफरेंस के कितने पैसे? 20 रुपये या 20%? 20 रुपये। किसके हैं? इक्विटी के या प्रेफरेंस के बता रहे हो? प्रेफरेंस के 20 रुपये यहाँ, और इसके 30 और इसके 25 और इसके 25। इस पे कितने मांगे बेटा? 2.00। अच्छा, ये 2 रुपये, 3 रुपये, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये। ये सारी अमाउंट जो है बेटा रुपए में है और ये सारी अमाउंट भी किस में है? रुपए में। बात समझ गए यहाँ तक? इसका 100 रुपये का शेयर था, इसीलिए इसने कैसे मांगे? दोबारा लिखा, 20, 30, 25, 100 रुपये हो गए। इसका 10 रुपये का शेयर था, तो 2 रुपये, 3 रुपये, 2.5 रुपये और 2.5 रुपये के हिसाब से मांगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब आपको याद क्या रखना है, जब आप इक्विटी शेयर की कैलकुलेशन करोगे, अमाउंट जोड़ोगे, तो इक्विटी शेयर का मतलब इसका मल्टीप्लाई इन सब में होगा, और जब प्रेफरेंस करोगे 2000 का मल्टीप्लाई इन सब में होगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? अब इस टाइप के क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले पूरा इक्विटी का सॉल्व कर लो सारी कॉल्स के साथ, फिर दोबारा से
प्रेफरेंस का सॉल्व कर लो सारी कॉल के साथ, या फिर मिक्स क्वेश्चन एक साथ कर सकते हो। बैंक में पैसा मिलेगा, एक बार इक्विटी का मिलेगा, एक बार प्रेफरेंस का मिलेगा, 2 बार लिख जाएगा। ट्रांसफर होगा, दोनों का पैसा एक साथ ट्रांसफर हो जाएगा। तो मिक्स करना ज़्यादा सही है, क्वेश्चन लेंदी नहीं होगा, है ना। आप समझो कैसे कर पाएंगे इसको। सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा आपको इधर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, है ना, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा नहीं, ये आप खुद लिख लेना। आप इन द बुक्स ऑफ कौन लिमिटेड है ये, गुरु, गुरु की भी लिमिटेड है, गुरु गारमेंट्स भी है वैसे तो। चलो अब देखो, अब पहले एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जी बेटा, सिर्फ एक कंपनी है ना, ठीक है, हटा देते हैं आपको। लो बस, देखो बैंक में पैसा मिला। अब बैंक में पैसा किसका मिलेगा, एक बार तो मिलेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, और एक बार मिलेगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का। है एप्लीकेशन है लेकिन दो अलग अलग टाइप की है, तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा इधर। तो एक बार लिखा मैंने इधर 2 इक्विटी शेयर, सर इसकी पूरी स्पेलिंग एप्लीकेशन अकाउंट, और 2 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दोनों का पैसा मिलेगा हमको, समझ गया तक बात। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब कैसे पैसा मिलेगा बेटो, देखो प्रेफरेंस का क्या है, 2000 शेयर हैं और रेट कितना है 20 का, तो प्रेफरेंस के सामने लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 20। इक्विटी कितना है, 30,000 शेयर हैं और 2 रुपये का रेट है, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल मिला के कितना रुपया मिला, बताओ, बात आ गई यहाँ तक समझ में, कोई डाउट नहीं। अब ये पैसा हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। देखो पहले तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फिर जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कहाँ जाएगा पैसा बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिख सकते हैं ऐसे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल या शेयर कैपिटल। देखो पहले वाले कितने थे 60, फिर थे 40, इसके रुपए कितने हैं 60,000, इसके कितने हैं, और दोनों मिला के कितना हो गया, बताओ हद तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि 2 शेयर है ना, एप्लीकेशन पहले मिला फिर ट्रांसफर हुआ। हाँ, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर आएगा 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे इधर बेटा क्या, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कैसे ड्यू करेंगे, देखो इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे पास 30,000, रेट कितना है 2 का, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अलॉटमेंट 3, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 90,000। अब प्रेफरेंस करेंगे, प्रेफरेंस कितने हैं 2,000, रेट कितना है अलॉटमेंट का 30, तो 2,000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60,000। टोटल मिला कितना हो जाएगा बेटा, अब बैंक में पैसा पहुंचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, एक बार तो आएगा बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा, और एक बार आएगा 8% प्रेफरेंस शेयर का पैसा।
उसमें तीन भी आ सकती है। लिखेंगे इसको यहाँ पे बीइंग देखो कितने रुपए हैं इधर, यहाँ तक आ रही समझ सबको बात? ठीक है। अब फर्स्ट कॉल की एंटिटी होगी बेटा इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और 8% शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट या मनी ड्यू। कितने रुपए ड्यू करेंगे? देखो इक्विटी शेयर कितने हैं 30,000 और मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना हो जाएगा, करो जरा 75,000 हो जाएगा। अब उसके बाद में प्रेफरेंस कितना है 2,000 और मल्टीप्लाई बाय 25, 2,000 का मल्टीप्लाई 25 में करें कितना हो जाएगा 50,000। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1,25,000। समझ गया तक बात? ठीक है। अब बैंक में पैसा रिसीव हो जाएगा बेटा, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मनी हो जाएगी रिसीव। पहले वाले से कितने मिलेंगे बेटा 75,000, दूसरे वाले से कितने मिल रहे हैं 50,000 और दोनों मिला के 1,00,000। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर? ठीक है। अब देखो अगली बनेगी सेकंड कॉल की एंट्री। लिखेंगे इधर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फिर आएगा 8% प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन कैसे बनाएंगे? बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। देखो कितने रुपए ड्यू करेंगे हम, पहले देखते हैं इक्विटी कितने हमारे पास 30,000 शेयर और मल्टीप्लाई बाय इक्विटी कितना है 2.5, तो 30,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में कितना आएगा 75,000, यहाँ आ जाएगा 75,000। अब दूसरे का देखेंगे कितने शेयर हैं हमारे पास 2,000 और मल्टीप्लाई बाय कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 50,000। यहाँ कितना आएगा बेटा, और दोनों मिला कितना हो जाएगा 1,25,000। अभी बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू 8% प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट या मनी रिसीव्ड। इससे कितने मिलने वाले हैं बेटा 50,000, इससे कितने वाले हैं 75,000 और दोनों मिला के 1,00,000। बात समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे हम इसमें रोकड़ पुस्तक या बैंक बुक और उसके बाद में बैलेंस शीट। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि बैंक बुक बनाओ तो जहाँ जहाँ बैंक लिखा है वहाँ बैंक ही लिखना है, क्योंकि सारा पैसा बैंक में मिलेगा और बैंक बुक बनानी पड़ेगी आपको, है ना। अगर बोलता है आपको कैश बुक बनानी है, रोकड़ वही बनानी है, तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ बैंक लिखा है ना वहाँ फिर कैश लिखना होता है हमको, है ना। जहाँ जहाँ बैंक लिखते हैं वहाँ कैश लिखो, क्योंकि पैसा जो बैंक में नहीं मिलेगा फिर कैश में मिलेगा।
अब हाँ, जहाँ बैंक है वहाँ कैश लिखो, क्योंकि बैंक और कैश दोनों बराबर होते हैं। अगर बैंक में पैसा मिल रहा है तो बैंक लिखेंगे, और बैंक में नहीं मिल रहा है तो कैश लिखेंगे। एंट्री सेम भाई। हाँ, सारी एंट्री कैश से बन जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं वाली? ठीक है। अब बनाएंगे इसमें बैंक बुक या कैश बुक। इसे करना पड़ेगा रफ, तब बनेगा। इसमें दिख ही ना रहा कुछ भी। कहाँ दिख रहा है? अभी तक तो दिख रहा सर, हम इसी वजह से कर रहे हैं। अब बनाएंगे इसमें क्या हम? कैश बुक या बैंक बुक? एग्जाम में जो बोला जाए वही आप बनाएंगे। कैश बुक बोला तो कैश बुक बनाएंगे। पर सर उसमें मैं ये जो है रोकड़ पे दे रखा है कि आपको बैंक बुक बनाएंगे, आपके लिए रोकड़ पे वो कैश बुक ही हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर एग्जाम में कैश बुक बोला जाए तो कैश बुक लिखो, बैंक बुक बोला है तो बैंक बुक लिखो। दोनों के फॉर्मेट सेम ही है, अमाउंट सेम ही आएंगे, इसीलिए मैंने कैश बुक या बैंक बुक। इसका मतलब है या दोनों में से कोई एक चीज़ है, ये जो आप समझ पाए वही है ये। मैं तो घूम रही थी, मुझे पता नहीं क्या कहना है सर। यू कह रहे हैं कैश बुक, फिर सारे एंट्री बनाएंगे उसमें तो कैश ही लिखना पड़ेगा ना, कैश अकाउंट। ये मैंने आपको बताया था ना अभी। अगर कैश बुक बनवाई है तो आप कैश अकाउंट लिखें, वरना बैंक अकाउंट लिखें। क्या कहना है ऐसे बताओ, आप ऐसे कैसे करके, जैसे आप हमें क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन में बोले रोकड़ वही बनाओ, तो जहाँ जहाँ बैंक लिखा है वहाँ वहाँ कैश लिख दो, और यहाँ लास्ट में कैश बुक बना दो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि बैंक में दिखाओ पैसे को, बैंक बुक बनाओ, तो जहाँ बैंक लिख रहा है बैंक लिखा रहने दो, और यहाँ कैश बुक की जगह बैंक लिखा रहने दो। बैंक है तो बैंक लिखा रहने दो, कैश है तो कैश लिख दो बस सब जगह पे। समझ गए? एंट्री में कैश ऑब्लिक बैंक नहीं लिखा, मैंने बैंक लिख के छोड़ दिया है। बैंक और कैश एक जैसे होते हैं तो कैश लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैश बुक और बैंक बुक दोनों लिख दिया है मैंने। अब जो पूछा जाए उसको लिख लेना, बाकी को हटा देना यहाँ से। पहले पैसा आएगा किससे बेटा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से। सर इसमें इक्विटी क्यों? और फिर पैसा आएगा 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन से। पहले इन दोनों से एप्लीकेशन का पैसा आएगा। देखो कितना रुपया आएगा बेटा? एंट्री में जो आपने देखा होगा इक्विटी शेयर की मल्टीप्लाई 30,000 के मल्टीप्लाई किया होगा इसमें 2 में, तो 60,000 तो मिले होंगे इसके पैसे। इसके बाद में 2000 मल्टीप्लाई 20 किया होगा, 40,000 मिले होंगे यहाँ से। ये दोनों एंट्री सेम ही है, एक साथ बनाई होंगी तुमने ये दोनों एंट्री एप्लीकेशन की। उसके बाद में फिर अलॉटमेंट आया होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 8% अलॉटमेंट अकाउंट। इन दोनों का पैसा कितना आया होगा बेटा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 90,000 एक आया होगा। और इसमें कितना आया होगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय नहीं 30,000 मल्टीप्लाई 3, 90,000 आ गया, और 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, 60,000 इधर आया होगा बेटा। इसके बाद फर्स्ट कॉल आई होगी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फिर आया होगा 8% प्रेफरेंस फर्स्ट कॉल अकाउंट। दोनों एक साथ आए होंगे। अब देखो इक्विटी का कितना पैसा आया होगा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 75,000 इधर से आया होगा। और इधर से कितना आया होगा बेटा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 25, 50,000 इधर से आया होगा। ये दोनों पैसे फर्स्ट कॉल से मिले हैं। इसके बाद में आएगा 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और फिर आया होगा 8% प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 30,000 शेयर का मल्टीप्लाई किस में क्या होगा बेटा? 2.5 में कितना आया होगा? ये आएगा 75,000, और दूसरा वाला कितना है बेटा? 2000 का मल्टीप्लाई किया होगा आपने 25 में, इधर आया होगा 50,000। इन सबको ऐड कर दो। पाँच लाख का टोटल है, 5 लाख ही बेटा इधर बचेंगे, और इनको बोला जाएगा इधर बाय बैलेंस CD। यही क्या है? बैलेंसिंग फिगर होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद बनेगी बैलेंस शीट।
लेकिन बैलेंस शीट, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी है इसमें, सिर्फ इतना दिखाना है कि इन अमाउंट्स को बैलेंस शीट में दिखाओगे कैसे, ये बता दो बस। कैसे बना पाएंगे बैलेंस शीट और सीखो बेटा, समझो। अब इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे बेटा, इधर बनाता हूँ इसकी बैलेंस शीट में, है ना। एज ऑन डेट कोई दी नहीं है, इन द बुक्स ऑफ कोई कंपनी का नाम नहीं है। मैं थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ बैलेंस शीट बनती कैसे, है ना। इसको तो रफ कर देता हूँ ना, इतने बीच में बैलेंस शीट आ नहीं पाएगी। इसका थोड़ा सा पोर्शन इसका रफ कर देता हूँ मैं। फोटो नहीं है, वीडियोज में मिल जाएगा, ठीक है। इधर 2 ही तो लिखा है बस, और तो कुछ लिखा नहीं है। अब देखो इधर एक कॉलम इधर बनेगा ऐसे बेटा, एक कॉलम और बनेगा ऐसे, एक इसके बाद नोट नंबर बनेगा इधर, बैलेंस शीट है, LF नहीं है इसमें, और यहाँ बनेगा नोट नंबर, या अमाउंट ऑफ करंट ईयर, या अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का मतलब है चालू वर्ष की अमाउंट सब इसमें आएंगी, प्रीवियस का मतलब लास्ट ईयर की कोई अमाउंट दे रखी है तो इसमें आएगी, वैसे इसमें कुछ आता नहीं है, ब्लैंक रहेगा ये। नोट नंबर का मतलब क्या है, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, कुछ जोड़ना कुछ घटाना, तो डायरेक्ट यहाँ नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से वर्किंग नोट दिखाते हैं, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, तो उनका नंबर यहाँ डालेंगे 1 2 3। समझ गए बात। कैलकुलेशन करते थे पार्टनरशिप में, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, स्टार लगा के, है ना, तो पता रहता है ड्राइंग की कैलकुलेशन वहाँ देखनी है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 रहेगा, तो कैलकुलेशन अलग से हमको देखनी पड़ेगी। बात आ रही है यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब सबसे पहला जो इसमें हेड होता है वो होता है इधर, इसका एक पोर्शन, आधा पोर्शन ऊपर का लाइबिलिटीज़ है और इसके आधा पोर्शन नीचे का असेट्स है। आधे आधे पोर्शन में आपसे पहले बैलेंस शीट कैसे सीखी होगी, इधर का पोर्शन लाइबिलिटीज, इधर का पोर्शन असेट्स, ऐसा नहीं है। अब इधर वाला पोर्शन भी नीचे एडजस्ट हो गया है, इसमें ऊपर वाला पोर्शन लाइबिलिटीज और नीचे वाला पोर्शन असेट्स, इतना अंतर है बस, बाकी सब कुछ पहले जैसा है। पहला इसमें हेड होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का, इसमें नंबर 1 आएगा शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड में आती है कैपिटल, कौन सी कैपिटल हमको दी है क्वेश्चन में, ऑथोराइज्ड कैपिटल दी है हमको। अधिकृत पूंजी, कितनी पूंजी है अधिकृत में, हमारे पास थे 30,000 इक्विटी शेयर और एट द रेट ऑफ 10 रुपये वाले, टोटल मिला के कितने रुपए थे ये, 3 लाख। मैंने कैलकुलेशन में समझाया था, है ना। दूसरा क्या था हमारे पास, 8% प्रेफरेंस शेयर, कितने थे वो, 2,000, और एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला, तो कितने रुपए थे ये, 2 लाख। टोटल मिला के 5 लाख की ऑथराइज कैपिटल थी। जैसे हमको एक हेड मिल जाए तुरंत इसको बंद कर दो, ऐसे समझ गए। एक हेडिंग मिल गई ना ऑथराइज कैपिटल की, तुरंत बंद करो इसको। अब अगली बार हमने इसको इशू किया था, यहाँ लिखेंगे इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितना इशू किया था, 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे पूरे। अगर कुछ कम करते तो कम लिखने पड़ते, हम 25,000 20,000, और एट द रेट ऑफ 10 रुपये में इशू किया। उसके बाद में 8% प्रेफरेंस शेयर इशू किए हमने, और ये भी सभी इशू किए थे कितने, 2,000, और एट द रेट ऑफ 100 रुपये में इशू किया। 3 लाख रुपये इधर से हमको आए और 2 लाख रुपये इधर से। इसका हेड खत्म हुआ, इसको भी बंद करो ऐसे। अब अगला क्या है, हम पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल आती है, फिर इश्यूड कितना इशू किया, फिर आता है मांगना और कितना प्राप्त होगा, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप एंड पेड अप। इसको बोलेंगे कॉल्ड अप, ये मांगा गया रुपया। पेड अप का मतलब क्या है, जितना रुपया और शेयरधारी ने हमको दे दिया, पे कर दिया कैपिटल। किसी ने कोई कॉल से एरियर नहीं किया है, किसी ने कोई पैसा नहीं मारा, सारा रुपया हमने मांगा है, तो लिखेंगे 30,000 शेयर से इक्विटी वाले से हमने कितने रुपए मांगे हैं, एट द रेट ऑफ 10 रुपये। उसने पूरे कितने रुपए दिए हमको, 3 लाख रुपए। और इसके बाद में हमने किससे पैसे मांगे थे, 8% प्रेफरेंस शेयर से पैसे मांगे थे। कितने प्रेफरेंस शेयर थे, 2,000, और एट द रेट ऑफ 100 रुपये, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 2 लाख।
आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, कॉल्ड अप एंड पेड अप वाला जो अमाउंट आता है इसका ही हमें टोटल लगाना होता है, बस इसका टोटल लगा दो। कितना टोटल आ गया बेटा ये? 5 लाख। यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये क्या होगा? टोटल लाइबिलिटीज़, पॉइंट ए, लाइबिलिटीज़ का कॉलम ख़त्म। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इसमें सेकंड पोर्शन आएगा अब असेट्स का। और असेट्स में तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, एक ही चीज़ है बस, कैश और बैंक, दोनों में से कोई एक चीज़। कितना बैलेंस आ रहा है इसका? 5 लाख। इसका भी टोटल लगा दो। 5 लाख। कितना आ गया? 5 लाख। बैलेंस शीट का एक रूल है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, टोटल लाइबिलिटीज टोटल असेट्स के बराबर होती हैं। तो ये दोनों वैल्यू कैसे हैं? बराबर। कितना? बी पॉइंट। ये है मतलब बैलेंस शीट। समझ गए? ये बहुत आसान है। और एक बात और, ये जितनी भी कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, है ना, इन कैपिटल्स के बारे में मैं एक दिन एक क्लास रखूंगा जिसमें कि सारी कैपिटल समझाएंगे, थ्योरी वाली। न्यूमेरिकल कुछ नहीं होगा उसमें, थ्योरी क्लास होगी, कैपिटल की समझा देंगे एक बार, है ना। लेकिन फिलहाल ये है कि फिलहाल तुमको इसी फॉर्मेट से करना है, रट लो फिलहाल के लिए। अभी यही पहले लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। क्लियर है बात? पेपर में ज़्यादा सोचना नहीं कि पेपर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलेंगे, तो समझनी नहीं है कि ऑथराइज कैपिटल दिया तो वो देगा अधिकृत पूंजी और साथ में ऑथराइज भी लिखेगा फिर उसके लिए। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? ठीक है।